एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं। हमने गिवन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चंस थोड़ा स्पीड से कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे लॉन्ग एनिमेटेड वीडियोस बना चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि पहले वो देख के आएँ ताकि क्वेश्चंस में आपको मेरी गुफ्तगू समझ आ सके। शुरू करते हैं पार्ट ए से। इंटीग्रेट एक्स क्यूब। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव के उलट काम किया जाता है। डेरिवेटिव में पावर से 1 माइनस किया जाता है, यहाँ पे पावर में 1 ऐड किया जाता है। और जो कॉफिशेंट है इस केस में 1 है इसलिए लिखा नहीं गया, उस कॉफिशेंट को इस न्यू एक्सपोनेंट से डिवाइड कर देना है। तो हमारा आंसर आया 1/4 एक्स रेज़ टू पावर 4 और कॉफिशेंट प्लस सी भी लिख लें। ये हमारा आंसर है। ज़रा चेक करें थ्रू डिफरेंशिएशन अपने आंसर को। पावर को कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई कर दें और पावर में से 1 माइनस कर दें। यहाँ 4 से कट रहा है तो हमारा आंसर बचा एक्स क्यूब, जो कि ओरिजिनल इंटीग्रल के इक्वल है, लिहाजा हमारा आंसर करेक्ट है। पार्ट बी, इंटीग्रेट a + 15 dx। इंटीग्रेट करना है विद रिगार्ड्स टू x और इसलिए a और 15 दोनों ही कांस्टेंट कंसिडर होंगे। इंटीग्रेशन में आपको ये शॉर्टकट याद रखना है कि जब कभी कांस्टेंट अकेला हो तो इंटीग्रल लेने पे आंसर में उस कांस्टेंट के साथ x आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव के d साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर इंटीग्रल ऑफ 2 हो तो आंसर आएगा 2x, इंटीग्रल ऑफ 9 हो तो आंसर आएगा 9x, इंटीग्रल ऑफ ओनली dx हो तो आंसर आएगा x। क्योंकि कुछ नहीं लिखा मतलब कि कांस्टेंट 1 था जो कि लिखा नहीं जाता। तो हम क्वेश्चन में गिवन कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 dx से हमें मिलेगा सिर्फ x और इंटीग्रल के आंसर में प्लस सी भी लिखना है तो ये हमारा आंसर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax + 15x + c। पार्ट सी, इंटीग्रेट 1/5x। इसमें 1/5 कांस्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बच गया इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। आपने अलर्ट रहना है और सोचते रहना है कि इंटीग्रल के बीच में जो चीज़ है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं है। एक्सरसाइज 3.5 में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग और नेचुरल लॉग पढ़े थे। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो जब 1/x का इंटीग्रल लेंगे तो वापस नेचुरल लॉग ऑफ x मिलेगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी तो आपने लगाना ही है, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट डी, इंटीग्रल ऑफ 3x² + 4x - 5 dx। इसमें आप देखें 3 टर्म्स हैं इनसाइड इंटीग्रल, तो हम इंटीग्रल का सम रूल लेंगे जिसमें तीनों टर्म्स को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल और dx के बीच में लिखते हैं। अब जो जो टर्म कांस्टेंट है जैसे इसमें 3, 4 और 5, उनको इंटीग्रल से बाहर निकाल लें। पहली टर्म के x² को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके एक्सपोनेंट में 1 ऐड हो जाएगा और कॉफिशेंट को इस न्यू एक्सपोनेंट से डिवाइड कर देंगे। सेकंड टर्म में भी x की पावर जो कि 1 है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और न्यू एक्सपोनेंट से कॉफिशेंट को डिवाइड कर देंगे। फाइनल टर्म में दिमाग में सोचें कि इंटीग्रल और d कैंसिल हो गए तो बच गया -5x। फर्स्ट टर्म में ऊपर 3 और नीचे भी 2 + 1 यानी 3 है तो कैंसिल आउट हो रहे, बच गया x³ सेकंड टर्म में ऊपर 4 और नीचे 1 + 1 यानी 2 है तो इनसे बना 2 और x की पावर 2। थर्ड टर्म एज इट इज़ -5x और एंड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखना होता है +c, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट ई, इंटीग्रल ऑफ 1 + 3t होल रेज़ टू t³ dt। इस क्वेश्चन में 1 + 3t मल्टीप्लाई हो रहा है t³ से, तो मल्टीप्लाई करने के नतीजे में हमारे पास आएंगे t³ और 3 × t⁴। अब इंटीग्रल का सम रूल लेंगे जिसमें दोनों टर्म्स को सेपरेट इंटीग्रल और dt के बीच में लिखेंगे। अब सेकंड टर्म में 3 कांस्टेंट है उसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लें। पहली टर्म के t³ को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके एक्सपोनेंट में 1 ऐड हो जाएगा और कॉफिशेंट यहाँ पे 1 है उसको इस न्यू एक्सपोनेंट से डिवाइड कर देंगे। सेकंड टर्म में t की पावर जो कि 4 है उसमें 1 ऐड करेंगे और न्यू एक्सपोनेंट से कॉफिशेंट को डिवाइड कर देंगे। फाइनली हमें मिलेगा t⁴ डिवाइडेड बाय 4 + 3/4 × t⁵ और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएं, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट एफ, इंटीग्रल ऑफ 1/x³ dx।
इसमें 1 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले इस एक्स क्यूब को डिनोमिनेटर से ऊपर ले आते हैं। आप देखें एक्सपोनेंट का साइन माइनस हो गया है। चलें पावर रूल लगाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स पावर -3 और इंटीग्रेट करने के नतीजे में पावर में 1 ऐड हुआ। और अब इस न्यू एक्सपोनेंट से कॉफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है उसको डिवाइड कर दें। न्यू एक्सपोनेंट क्या है? -3 + 1 यानी कि -2। तो ये आ जाता है -1/2, क्योंकि नीचे माइनस साइन अलहदा रखने का फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ साथ में लिखेंगे x⁻²। अब इस x पावर -2 को नीचे ले आएं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लें, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट जी, इंटीग्रल ऑफ e⁵x dx। ये तो इंटीग्रल का सवाल है, पर हमने क्या इससे मिलता जुलता कोई डेरिवेटिव पढ़ा है? ज़रा आपको फॉर्मूले शो करा दूँ। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में e का एक्सपोनेंट x नहीं बल्कि कुछ और भी है, इसलिए इसको e⁻u समझेंगे। और उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो e⁻u एज इट इज़ आता था, और उस पावर u के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करते थे। इंटीग्रेशन में उसका उलट होगा, एक तो e⁻u ही आएगा आंसर, और दूसरा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है। इंटीग्रल लेने पे एक तो e⁵x आएगा और डिवाइड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ 5x से, जो कि होता है 5। साथ ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे, तो ये हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर MCQs में आ सकते हैं। पार्ट H, इंटीग्रल ऑफ 5/1 + x²। इंटीग्रल्स सॉल्व करने से पहले आपके जहन में पहला सवाल ये आना चाहिए कि क्या जो इंटेग्रेंड क्वेश्चन में गिवन है ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं है। और उसके लिए आपको जो मैंने फॉर्मूला शीट दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लैपटॉप से ओपन होती है, वो जहन में लाएं। डेली रिवाइज करेंगे तो काम चलेगा। ये देखें, हमारे इंटेग्रेंट का मेन हिस्सा मौजूद है 1/1 + x²। क्योंकि ऊपर वाला 5 तो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेते हैं और 1/1 + x² का इंटीग्रल लेने पे tan इनवर्स x लिख लेंगे और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट आई, इंटीग्रल ऑफ t³ √t। ये भी बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है। t³ √t। √t को हम लिख सकते हैं t⁻1/2। अब बेसिस सेम हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और 3 + 1/2 को कैलकुलेट करें तो ये बनता है 3.5, जिसको हम लिख सकते हैं 7/2। अब इसको इंटीग्रेट करें, पावर रूल लगाएं तो t की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, और कॉफिशिएंट जो यहाँ पे 1 है इसीलिए लिखा नहीं गया था, उसको न्यू एक्सपोनेंट से डिवाइड कर दें। एलसीएम लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जहन में करें तो देखें 7/2 का मतलब है 3.5, और उसमें 1 ऐड करें तो हो जाएगा 4.5, और 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 9/2। तो अब हमारी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो इसको हम न्यूमिनेटर में ले आते हैं। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लें, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। शुरू करते हैं। पार्ट ए, इंटीग्रेट 3x + 4 सबसे पहले यू सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स जहन में ले आएं। स्टेप 1 में किसी चीज़ की जगह यू सब्स्टिट्यूट करना है, यानी यू से रिप्लेस करना है। इस क्वेश्चन में तो बहुत आसान नज़र आ रहा है, क्योंकि एक ही चॉइस है, u = 3x + 4। सेकेंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx, और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा ओनली 3, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब हमें dx चाहिए, तो रीअरेंज करके बना dx = du/3। स्टेप 3 में u और dx की वैल्यूज़ को ओरिजिनल इंटेग्रल में अपनी अपनी जगह प्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा u⁸ du/3। अब चूंकि शुरू के जितने भी ओरिजिनल x थे उनसे जान छूट गई है, तो अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बन जाएगा u⁸ + 1 डिवाइडेड बाय न्यू एक्सपोनेंट, और नीचे पहले से ही 3 मौजूद था, उससे मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा u⁹ डिवाइडेड बाय 9 × 3 = 27, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन +c। अब लास्ट स्टेप में आपने बस u की जगह ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर लेनी है, तो ये हमारा आंसर आ गया है।
पार्ट बी, इंटीग्रेट 3x² इंटू एक्स क्यूब माइनस 4। स्टेप 1 में अब u किसको सिलेक्ट करें, 3x² को या एक्स क्यूब माइनस 4 को। इनमें से उसे u सिलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने और उससे डिवाइड करने के नतीजे में हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो सके। तो देखने से तो पता चल रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव होता है 3x²। उससे डिवाइड करेंगे तो 3x² और 3x² कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा हम एक्स क्यूब माइनस 4 को ही u कंसिडर करते हैं। सेकेंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा 3x², क्योंकि 4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब हमें dx चाहिए तो रीअरेंज करके बना dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाई 3x²। स्टेप 3 में u और dx की वैल्यूज़ को ओरिजिनल इंटेग्रल में अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दें, तो ये बन जाता है 3x² इंटू डी यू बाई 3x²। 3x² से कट जाएगा और अब चूंकि ओरिजिनल x जहाँ भी थे उनसे जान छूट गई है, तो अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बन जाएगा u जिसकी पावर 1 है प्लस 1 डिवाइडेड बाय न्यू एक्सपोनेंट, तो ये हमारा बन गया u² डिवाइडेड बाय 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। लास्ट स्टेप में आपने बस u की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर लेनी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट सी, इंटीग्रेट 3x² प्लस 7 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x होल स्क्वायर 8। स्टेप 1 में u किसको सिलेक्ट करें, 3x² प्लस 7 को या एक्स क्यूब प्लस 7x को। इनमें से उसे u सिलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने से और उससे डिवाइड कर लेने के नतीजे में हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो। तो देखने में पता चल रहा है एक्स क्यूब प्लस 7x का डेरिवेटिव होगा 3x² प्लस 7, उससे डिवाइड करेंगे तो 3x² प्लस 7 और 3x² प्लस 7 कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा हम एक्स क्यूब प्लस 7x को ही u कंसिडर करते हैं। सेकेंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा 3x² प्लस 7। अब हमें dx चाहिए तो रीअरेंज करके बना dx इज इक्वल टू du बाय 3x² प्लस 7। स्टेप 3 में u और dx की वैल्यूज़ को इंटेग्रल में अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 7 इंटू ई स्क्वायर 8 इंटू du डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 7। ये देखें 3x² प्लस 7 और 3x² प्लस 7 आपस में कट जाएंगे और अब चूंकि ओरिजिनल x जहाँ जहाँ भी थे उनसे जान छूट गई है तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बन जाएगा u पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द न्यू एक्सपोनेंट, तो ये बन गया u स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 9 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। लास्ट स्टेप में आपने बस u की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर लेनी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट डी, इंटीग्रेट 3x² माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 7x होल स्क्वायर 4। सबसे पहले तो हमने डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आना है और ऐसा करने से हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 3x² माइनस 7 इंटू एक्स क्यूब माइनस 7x होल स्क्वायर माइनस 4। अब हम लोग प्रॉपर स्टेप्स से स्टार्ट करते हैं, तो शुरू में u किसको सिलेक्ट करें, 3x² माइनस 7 को या एक्स क्यूब माइनस 7x को, पिछले सवाल जैसा ही है। तो इसमें भी एक्स क्यूब माइनस 7x को ही u सिलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जब उसका डेरिवेटिव लेंगे और उससे डिवाइड करेंगे तो 3x² माइनस 7 और 3x² माइनस 7 आपस में कट जाते हैं, तो हम u सिलेक्ट कर लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 7x को। सेकेंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा 3x² माइनस 7। अब हमें dx चाहिए तो रीअरेंज करके बना dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 7। स्टेप 3 में u और dx की वैल्यूज़ को ओरिजिनल इंटेग्रल में अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 7 इंटू यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू du डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 7। 3x² माइनस 7 और 3x² माइनस 7 आपस में कट जाएंगे। अब चूंकि जितने भी ओरिजिनल x थे उनसे जान छूट गई है, तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बन जाएगा u पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द न्यू एक्सपोनेंट, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c भी लिखना है। अब लास्ट स्टेप में नीचे वाले -3 को आप देखें तो ये हम लिख सकते हैं इसको -1/3 और u की ओरिजिनल वैल्यू इसमें प्लेस कर दें u स्क्वायर -3 की जगह पे, तो ये हो जाएगी
एक्स क्यूब माइनस 7x होल स्क्वायर माइनस 3 और प्लस सी तो आपने लगाना ही है। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट ई, इंटीग्रेट 6t डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3t स्क्वेयर माइनस 7 dt। सबसे पहले तो हमने डिनोमिनेटर के रूट को चेंज कर देना है पावर 1/2 से। अब इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम ऊपर न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। स्टेप 1 में हमने u सेलेक्ट करना है, तो किसको करें, 6t को या 3t स्क्वेयर माइनस 7 को? जो कुछ मैंने आपको अभी तक बताया है तो उससे क्या पता लग रहा है। देखें, u उसे सिलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने और उससे डिवाइड करने के नतीजे में हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो सके। तो देखने से ही पता चल रहा है कि 3t स्क्वेयर माइनस 7 का डेरिवेटिव होता है 6t। उससे डिवाइड करेंगे तो 60 और 60 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा हम u उसी को सिलेक्ट कर देते हैं 3t स्क्वेयर माइनस 7 को। सेकेंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du बाई डी टी और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा 60। अब हमें dt चाहिए है तो रीअरेंज करके बना dt इज इक्वल टू डी यू बाई 60। स्टेप 3 में u और dt की वैल्यूज़ को ओरिजिनल इंटेग्रल में अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दें तो ये बन जाएगा 60 इंटू यू रेज़ पावर माइनस 1/2 इंटू डी यू बाई डी टी। 60 से कट गया और अब चूंकि ओरिजिनल t जो वेरिएबल्स थे उनसे जान छूट गई है तो अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये बन जाएगा u पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द न्यू एक्सपोनेंट। तो ये क्या बन जाएंगे, माइनस हाफ और 1 को ऐड करें तो 1/2 बनता होता है डिवाइडेड बाय 1/2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। देखें, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं और u की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर लें। पावर 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट एफ, इंटीग्रेट अंडर द रूट r रेज़ पावर 1/3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय r रेज़ पावर 2/3 dr। सबसे पहले तो हमने न्यूमिनेटर के स्क्वायर रूट को चेंज कर देना है पावर 1/2 से और जो डिनोमिनेटर में r पावर 2/3 है उसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो बन जाएगा r रेज़ टू द पावर माइनस 2/3। अब u किसको सिलेक्ट करें, r रेज़ पावर 1/3 प्लस 4 को या r रेज़ पावर माइनस 2/3? उसे u सिलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने और उससे डिवाइड करने के नतीजे में हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो। तो देखने से ही पता चल रहा है कि r रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस 4 का डेरिवेटिव लेना चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव के नतीजे में पावर रिड्यूस होती है और दूसरी टर्म हमारी रिड्यूस्ड पावर है। डेरिवेटिव लेने से क्या मिलेगा, 1/3 r रेज़ टू पावर माइनस 2/3। उससे डिवाइड करेंगे तो देखें r रेज़ टू पावर माइनस 2/3 और r रेज़ टू पावर माइनस 2/3 कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा हमने सही चॉइस की है, u लेते हैं r रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 4 को। सेकेंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी डी यू बाई डी आर और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा 1/3 r रेज़ टू पावर माइनस 2/3। अब हमें डी आर चाहिए तो रीअरेंज करके बना डी आर इज इक्वल टू 3du डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर माइनस 2/3। स्टेप 3 में u और dr की वैल्यूज़ को ओरिजिनल इंटीग्रल में प्लेस करें तो ये बनेगा u रेज़ टू पावर 1/2 और r रेज़ टू पावर माइनस 2/3 एज इट इज़ आएगा और dr की जगह पे 3du डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर माइनस 2/3। तो यहाँ पे r रेज़ टू पावर माइनस 2/3 और r रेज़ टू पावर माइनस 2/3 आपस में कट गए और अब चूंकि ओरिजिनल r वेरिएबल्स से हमारी जान छूट गई है तो अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो पहले ये जो कांस्टेंट 3 है इसको लिख लें और इंटीग्रेट करने के नतीजे में आया u रेज़ पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय न्यू एक्सपोनेंट। तो ये बन गया 3u रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं और u की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर दें तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट जी, इंटीग्रेट x प्लस 3x स्क्वेयर अंडर द रूट x dx। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखने में तो बहुत आसान सा लग रहा है। वैसे आप देखें, अगर हमें ये ना कहा जाए कि सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करें तो फिर बेस्ट यही था कि नीचे वाले स्क्वेयर रूट की जगह पावर 1/2 लिख लें और फिर ऊपर ले जाएं तो पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। अब x रेज़ टू पावर माइनस 1/2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएंगे x रेज़ टू पावर 1/2 और 3x रेज़ टू पावर 3/2। तो अब इंटीग्रेशन बाय सम रूल ले लें और अब सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया, मगर हमने करनी है इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो जहन में सोचें कि क्या हम u इज इक्वल टू एक्स चूज़ कर सकते हैं।
कभी भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से पूरी इक्वेशन सेम ही रहेगी, बस जहाँ जहाँ x है उसकी जगह u आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर अगर x प्लस 3x² को u लें तो इसका डेरिवेटिव लेने पे आंसर आएगा 1 प्लस 6x। लिहाजा इसको भी u लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सिंप्लीफिकेशन में हेल्प नहीं मिलती। ये काम आपने लिखना नहीं, जहन में सोचना है। चलें, हमारे पास वाहिद सब्स्टिट्यूशन की ऑप्शन है कि स्क्वायर रूट ऑफ x को u ले लें, जिसे हम u इज इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बनेगी du/dx और राइट हैंड साइड बनेगी 1/2, और x की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा x पावर -1/2। इसको रीअरेंज करके हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि बनती है 2du डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ पावर -1/2। हम इस x पावर -1/2 को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा x पावर 1/2, जिसको हम लोग u कह चुके हैं। लिहाजा इसकी जगह u ही लिख देते हैं और du के लेफ़्ट साइड पे लिख देते हैं, और ये हो गया 2u इंटू डी। स्टेप 3 में u और dx की वैल्यूज़ को इंटेग्रल में प्लेस करें तो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह u आ जाएगा, dx की जगह 2u du। अब ऊपर x और 3x² की जगह क्या लिखें? देखें, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है, मतलब u स्क्वायर बराबर हुआ x के, और फर्दर दोनों साइड्स का स्क्वायर लें तो u रेज़ पावर 4 इक्वल होगा x स्क्वायर के। तो ऊपर जो x है उसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर, और 3x² की जगह लिख सकते हैं 3u रेज़ पावर 4। नीचे वाला u ऊपर वाले u से कैंसिल हो रहा। अब बाहर वाला 2du अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लें ताकि दो सेपरेट इंटीग्रल्स बन जाएं। 2u² du और दूसरा बन जाएगा 6u रेज़ पावर 4 du। अब इंटीग्रेट करें तो पहली टर्म में देखें 2 कांस्टेंट रहा, u के एक्सपोनेंट में 1 ऐड हुआ और न्यू एक्सपोनेंट जो कि 3 है उससे डिवाइड हो गया। सेकेंड टर्म में 6 कांस्टेंट रहा, u के एक्सपोनेंट में 1 ऐड हुआ और न्यू एक्सपोनेंट जो कि 5 है उससे डिवाइड कर लिया, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c भी लगा लिया। अब u की जगह वैल्यू पुट इन कर लें x रेज़ पावर 1/2, और पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। पार्ट h, इंटीग्रेट x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल रेज़ पावर 2 dx। हम इसमें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं एज u, क्योंकि देखते ही पता लग रहा है कि इसका डेरिवेटिव लेने पे हम लोग अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारी ऊपर वाली टर्म में जो मौजूद x प्लस 1 है वो हमें मिल सकता है। यहाँ पे एक टिप भी याद रखें कि हायर ऑर्डर फंक्शन को u सब्स्टिट्यूट करने का चांस ज़्यादा होता है। अब हम रीअरेंज करके dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो बनेगी du डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1। स्टेप 3 में u और dx की वैल्यूज़ को इंटेग्रल में प्लेस कर दें तो नीचे आ जाएगा u स्क्वायर, जबकि dx की जगह आ गया du डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, और ऊपर x प्लस 1 एज इट इज़ रहा। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अंदर मौजूद 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लें, और नीचे मौजूद u स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो u रेज़ पावर -2 बन जाएगा, और du को साथ लिख लें। अब u रेज़ पावर -2 को इंटीग्रेट करें तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, और इस न्यू पावर यानी -2 प्लस 1 जिससे बनता है -1 उससे डिवाइड कर लें। इसको हम u भी लिख सकते हैं -1/2 और u रेज़ पावर -1। u रेज़ पावर -1 को नीचे ले जाएं तो u बन जाएगा, और फाइनली u में उसकी वैल्यू पुट इन करें तो ये बन जाता है -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c लिखना ही है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से पहले 3 पार्ट्स में नेचुरल बेस है जिसे e कहते हैं, और पार्ट डी में कॉमन बेस है जिसे a से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। थोड़ा सा इसके फार्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। देखें, जब e का एक्सपोनेंट x हो तो उसका डेरिवेटिव सबसे आसान है, सेम e टू द पावर x ही आता है, क्योंकि साथ में जो x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, और इसी वजह से नहीं लिखते। ये वाहिद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होती है, इसका आंसर भी e रेज़ पावर x आता है, और डेरिवेटिव ऑफ x से मल्टीप्लाई नहीं, इस दफ़ा डिवाइड किया जाएगा।
और इसकी वैल्यू चूँकि 1 होती है इसलिए लिखा नहीं जाता, मगर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। पर अगर ई का एक्सपोनेंट एक्स की जगह कुछ और हो, यानी उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें साथ में हों, तो उसको यू सब्सटीट्यूट करते हैं और इसका डेरिवेटिव लेने पे एक तो ई रेज़ पावर यू ही आएगा और पावर ऑफ यू का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी ई रेज़ पावर यू को अगर इंटीग्रेट करें तो एक तो ई रेज़ पावर यू ही एज इट इज़ आएगा और दूसरा उस यू के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करते हैं। अब अगर बेस ई के अलावा कुछ और हो, यानी कि कॉमन बेस, जैसे हमारे केस में 8 है, तो हम उसे अल्फ़ाबेट ए से डिनोट करते हैं। और अगर उसकी पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव लेने पे आंसर ए रेज़ पावर x ही आएगा, मगर एक एक्स्ट्रा चीज़ नेचुरल लॉग ऑफ a भी साथ लिखेंगे। और अगर पावर में सिर्फ x नहीं कुछ और भी हो, यानी u सब्स्टिट्यूट करना पड़े, तो उसका डेरिवेटिव लेने पे ए रेज़ टू पावर u आएगा, एक्स्ट्रा नेचुरल लॉग ऑफ a भी लिखेंगे और इस केस में u का डेरिवेटिव भी साथ आएगा। ऊपर मैंने नेचुरल बेस e वालों को हाईलाइट भी कर लिया है ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब अगर इसी कॉमन बेस a की पावर x को इंटीग्रेट करें तो आंसर ए रेज़ टू पावर x ही आएगा और मल्टीप्लाई नहीं, इस दफ़ा डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a होगा और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 होता है इसलिए लिखा नहीं जाता, साथ लिखेंगे प्लस c। और अगर पावर में सिर्फ x नहीं कुछ और भी हो, यानी u सब्स्टिट्यूट करें, तो उसका इंटीग्रल लेने पे आंसर ए रेज़ पावर u ही आएगा और डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a भी आएगा और डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ u साथ लिखेंगे और साथ प्लस सी। इन फार्मूलाज को याद रखें। ये जो लेफ़्ट साइड वाले 4 डेरिवेटिव्स हैं ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ इस फॉर्मेट में। इसमें ये जो फेडेड यानी हल्के लिखे हुए हैं इनकी वैल्यू 1 होती है और इसीलिए लिखे नहीं जाते, जबकि डी बाई डी एक्स ऑफ यू को आप यू प्राइम लिख सकते हैं और ये वही हैं जो हमने अभी सीखे हैं। चलें हम इंटीग्रल के फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं क्योंकि हमने इस्तेमाल करने हैं और डेरिवेटिव्स को फ़िलहाल हाइड कर देते हैं। सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। इसमें देखें ई रेज़ पावर एक्स नहीं बल्कि कुछ और भी है, लिहाजा यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे और 6t को u कंसिडर करेंगे। अब हमें dt चाहिए है तो डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू t। लेफ्ट साइड बन जाएगी du बाई dt और राइट साइड से आएगा 6। रीअरेंज करके आप dt की वैल्यू निकाल लें, du डिवाइडेड बाई 6। अब आप इंटेग्रल में वैल्यूज पुट इन करें, 6 तो एज इट इज़ आएगा, e रेज़ पावर 6t की जगह लिख लें e रेज़ पावर u और dt की जगह आप लिख लेंगे du डिवाइड बाई 6। यहाँ 6 और 6 कैंसिल हो गए तो अब ये सिंपल इंटेग्रल ऑफ e टू द पावर x dx की तरह बन गया है। तो इसका इंटेग्रल लिख लें और अब इसमें ओरिजिनल वैल्यूज पुट कर लें, e रेज़ पावर u की जगह e रेज़ पावर 60 और यही हमारा आंसर है। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि e रेज़ पावर u की बात हो रही थी पर लगाया फॉर्मूला e रेज़ पावर x का। तो देखें जो नीचे e पावर u था वो उस सूरत में लगा था जब साथ में dx था, जबकि हम आंसर में ले आए थे e पावर u और साथ में du जो कि e पावर x और dx की शक्ल का है। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि शुरू में हमने u सब्स्टिट्यूशन की और फिर बाद में सिंप्लीफाई करते करते e रेज़ पावर u du की शक्ल में ले आए और उसमें और e रेज़ पावर x dx में कोई फ़र्क नहीं है। पार्ट बी, इसमें भी देखें ई रेज़ पावर एक्स नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है, लिहाजा यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 5x² + 1 को u कंसिडर करें। अब dx चाहिए है तो डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du बाई dx और राइट साइड बनेगी 10x। रीअरेंज करके आप dx की वैल्यू निकाल लें, du डिवाइडेड बाई 10x। अब आप इंटेग्रल में वैल्यूज पुट इन करें, x एज इट इज़ आया, e रेज़ पावर 5x² + 1 की जगह e रेज़ पावर u लिख लें और dx की जगह du बाई 10x। यहाँ x और x कैंसिल हो गए। अब अगर 1/10 कांस्टेंट को बाहर ले लें तो बाकी इंटेग्रल ऑफ e रेज़ पावर x dx की तरह है, तो ये हो जाएगा 1/10 e रेज़ पावर u प्लस c। अब u की ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर लें तो ये हमारा आंसर आ गया।
पार्ट सी, इस क्वेश्चन को देखें। इसमें भी ई एस पावर एक्स नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है, लिहाजा यू सब्सटीट्यूशन करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 को यू कंसिडर कर लें। अब इस इक्वेशन से dx चाहिए तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du बाई dx और राइट साइड बनेगी 3x स्क्वेयर माइनस 6। रीअरेंज करके आप dx की वैल्यू निकाल लें, du डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेयर माइनस 6। अब आप इंटेग्रल में वैल्यूज पुट इन करें, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एज इट इज आ गया, ई रेस पावर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 इसकी जगह आएगा ई रेस पावर यू, और dx की जगह हम लोग लिख लेंगे du बाई 3x स्क्वेयर माइनस 6। इस 3x स्क्वेयर माइनस 6 में से अगर 3 कॉमन ले लें तो अब x स्क्वायर माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल हो गए। अब पीछे बच गया 1/3 कांस्टेंट, उसको बाहर ले लें तो बाकी इंटेग्रल ऑफ ई रेस पावर एक्स dx की तरह बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 ई रेस पावर यू प्लस सी। अब u की ओरिजिनल वैल्यू इसमें पुट इन कर लें तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रहे कि हम लोगों ने शुरू में u इस वाली टर्म को q कंसिडर किया। देखें हमेशा हायर ऑर्डर वाला जो फंक्शन होता है ना, जिस तरह इसमें देखें इसकी पावर क्या है क्यूब, इसकी क्या है 2, तो डेरिवेटिव लेने के नतीजे में एक पावर कम हो जाती है, 3x स्क्वेयर होनी होती है। तो हमेशा जिसकी पावर ज़्यादा हो उसको u सब्सटीट्यूट किया जाएगा। पार्ट डी, इस क्वेश्चन में देखें बेस e नहीं है बल्कि एक कॉमन बेस है जो कि कुछ भी हो सकती थी विद पावर। पावर क्या है इसकी, सिर्फ x है नहीं, मोर देन x। तो नीचे राइट साइड पे लिखे हुए दो आप कॉमन बेस वाले फॉर्मूलाज देख लें, उसमें से u सब्सटीट्यूशन वाला यूज करेंगे। 7 माइनस 3x स्क्वेयर को u कंसिडर करें। अब इस क्वेश्चन से dx निकालना है तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du बाई डी और राइट साइड बनेगी माइनस 6x। रीअरेंज करके आप dx की वैल्यू निकाल लें, du डिवाइड बाय माइनस 6x। अब आप इंटेग्रल में वैल्यूज पुट इन करें, 8 रेस टू पावर 7 माइनस 3x स्क्वेयर की जगह a रेस टू पावर u लिख लें, जबकि माइनस 6x एज इट इज़, और dx की जगह पे आप लिखेंगे du डिवाइड बाय माइनस 6x। अब माइनस 6x और माइनस 6x कैंसिल हो गए तो बाकी बच गया इंटेग्रल 8 रेस टू पावर u du, जो कि बिल्कुल इंटेग्रल ऑफ a रेस टू पावर x dx की तरह है। तो ये हो जाएगा a रेस टू पावर u डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 8 और प्लस c। अब u की ओरिजिनल वैल्यू पुट इन करें तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर कर्व दैट हैज स्लोप 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर एट अ पॉइंट 1,0। इस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी इंटीग्रेशन वीडियो में टाइम 10 मिनट 6 सेकंड से 12 मिनट 0 सेकंड तक 2 मिनट्स में ग्राफिकली समझाया है। बहरहाल स्लोप के लिए आपको याद होगा, स्लोप कहते हैं राइज ओवर रन को। इसके लिए वेरिएबल m यूज़ होता है। राइज हमेशा y एक्सिस में चेंज शो करती है और रन चेंज अलोंग x एक्सिस को कहते हैं। और जब ये चेंजेस बहुत स्मॉल हों तो इनको dy बाय dx कहते हैं। और ये फंक्शन y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर। इस डेरिवेटिव फंक्शन को हम इंटीग्रेट करें तो हमें जनरल कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी, जिसमें प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखना होता है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने पे कांस्टेंट की जगह 0 आ जाता है और 0 नहीं लिखा जाता, और इसीलिए प्लस सी की जगह कोई और भी इंटीजर वैल्यू हो तो इन तमाम फंक्शंस का डेरिवेटिव यही फंक्शन बनता है। ये प्लस सी वाली टर्म जनरल कर्व की इक्वेशन है, जबकि हमें उस पर्टिकुलर कर्व को ढूंढना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसका तरीका भी क्वेश्चन में ही गिवन है कि जनरल कर्व निकालने के बाद उस कर्व के गिवन x और y कोऑर्डिनेट्स को जनरल कर्व में डाल दें ताकि प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर सकें। चलें पहले प्लॉट करके समझा दूं ज़रा। ये रेड कलर से मैंने गिवन डेरिवेटिव फंक्शन ड्रॉ किया है 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर। इसको इंटीग्रेट करें तो जनरल कर्व की इक्वेशन x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस c, उसको मैंने ग्रीन से प्लॉट कर दिया है। और इस प्लस c की वैल्यूज़ चेंज होने की सूरत में
ये ग्राफ ऊपर या नीचे मूव कर सकता है, इस तरह +1 +2 +3 -1 -2 -3। जब हम अपने जनरल कर्व की इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू डालते हैं तो आंसर में हमें c की वैल्यू मिल जाती है -3। इसलिए हमें ये पता चल जाता है कि हमारा पर्टिकुलर कर्व ये वाला है, नीचे शिफ्ट हो गया है बाय -3। चलें देखते हैं पेपर में कैसे सॉल्व करना है। dx को हम राइट साइड पे ऊपर ले जाते हैं तो हमारी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। इस डेरिवेटिव फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल और डी साइन कैंसिल हो गए। राइट साइड पे इंटीग्रेशन का सम रूल लेंगे और कांस्टेंट 4 और 6 को बाहर निकाल लेंगे। अब देखें एक्स क्यूब का इंटीग्रल होता है एक्स इज पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। कॉन्स्टेंट्स एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 और 4 कैंसिल हो गए, 3 2 ज़ा 6, तो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एक्स इज पावर 4 प्लस 2x क्यूब और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। ये है इक्वेशन ऑफ जनरल कर्व। अब इसमें गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल दें और सॉल्व करें तो c की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इस -3 को जनरल कर्व की इक्वेशन में पुट करें तो पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन आ जाती है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, a certain curve has a slope x into 2x square minus 1 whole square that passes through the point 3, 3. What is the equation of particular curve? स्लोप के लिए आपको बताया है, स्लोप कहते हैं राइज ओवर रन को। इसके लिए वेरिएबल m यूज़ होता है। राइज हमेशा y एक्सिस में चेंज से शो होती है और रन चेंज अलोंग x एक्सिस को कहते हैं। और जब ये चेंजेस बहुत स्मॉल हों तो इनको dy बाई dx कहते हैं। और ये फंक्शन y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है x इंटू 2x स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर। इस डेरिवेटिव फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें जनरल कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखना होता है। इसको ड्रॉ करें तो एक ख़ास कर्व होगा, मगर हमें उस पर्टिकुलर कर्व को ढूंढना है जो गिवन x और y कोऑर्डिनेट 3, 3 से गुजरता है। इसके लिए हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं और इससे हमें c की वैल्यू मिलेगी और उसको जनरल कर्व की इक्वेशन में दोबारा से डालेंगे तो हमें पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। इसके ग्राफ ज़रा देख लें। ये रेड डॉटेड में मैंने डेरिवेटिव फंक्शन का ग्राफ बनाया है और ग्रीन में जनरल कर्व है और ये वो पॉइंट है जहाँ से पर्टिकुलर कर्व को गुजरना है और ये रहा हमारा पर्टिकुलर कर्व। इसमें आप नीचे देखें -406.42 की वजह से कर्व नीचे आया है। चलें पेपर में कैसे सॉल्व करना है वो स्टेप्स देख लेते हैं। अगर इस स्लोप के dy बाई dx में से dx को हम राइट साइड पे ऊपर ले जाएं तो हमारी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अब एक मेथड तो ये है कि 2x स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर को a माइनस बी होल स्क्वेयर के फॉर्मूले से एक्सपैंड कर दूं, फिर बाहर वाले x से मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद इंटीग्रेशन का सम रूल लगाऊं, बट ये बहुत लेंथी हो जाएगा। हम u सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस 1 को u सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो बनेगा 4x। अब इससे dx की वैल्यू निकालें तो वो बन जाएगी du डिवाइडेड बाई 4x। अब हम इस इक्वेशन में 2x स्क्वेयर माइनस 1 की जगह u और dx की जगह du बाई 4x पुट कर देंगे। अब x x से कट जाएगा, पीछे बचा dy इक्वल टू 1/4 u स्क्वेयर du। अब अगर दोनों साइड्स का इंटेग्रल लें तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटेग्रल और d कैंसिल हो गए, राइट साइड पे 1/4 कांस्टेंट है, इंटेग्रल के बाहर रखा है और u स्क्वेयर का इंटेग्रल होता है u रेज़्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे प्लस c। नीचे देखें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से तो बनेगा 12। अब u की जगह फिर से ओरिजिनल वैल्यू डाल दें 2x स्क्वेयर माइनस 1 तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ जनरल कर्व। अब इससे हमने पर्टिकुलर कर्व ढूंढना है तो इसके लिए हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे उन कोऑर्डिनेट्स 3, 3 की जिनसे पर्टिकुलर कर्व पास हो रहा है। वैल्यूज पुट करने से इक्वेशन ऐसी हो गई। मज़ीद सिंप्लीफाई करें
3 स्क्वायर की वैल्यू होती है 9 और उसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर आता है 18 और 18 माइनस 1 होता है 17। ये आप जहन में कैलकुलेट करें और 17 का क्यूब लें, बेशक कैलकुलेटर से तो वैल्यू बनती है 4913 और इसे 12 से डिवाइड करें तो वैल्यू बनती है 409.42। रीअरेंज करें तो बनेगा c इज इक्वल टू 3 माइनस 409.42 और इससे c की वैल्यू आई -406.42। अब इसको हम जनरल कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अ बायोकेमिकल कंपाउंड इज गिवन बाय f प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू 0.01 e रेज़ टू पावर -0.01 t, ये डेरिवेटिव फंक्शन है। पार्ट ए में हमने फाइंड करना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन एफ ऑफ टी द टोटल अमाउंट एक्सक्रीटेड बाय टाइम टी इन मिनट्स, यानी फाइंड करें ऊपर गिवन डेरिवेटिव फंक्शन का इंटेग्रल। पार्ट बी, इफ फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी इतनी यूनिट्स आर एक्सक्रीटेड इन टाइम टी इज इक्वल टू 0, हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सक्रीटेड इन 10 मिनट्स। अमाउंट मतलब है क्वांटिटी और ई की पावर नेगेटिव है, विच मीन्स कि एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। और जब टाइम t 0 है तो बायोकेमिकल कंपाउंड पूरा पड़ा हुआ है। इनिशियल क्वांटिटी उसकी कितनी है, इक्वेशन को देखें 0.01। जो वक्त गुजरता जाता है कंपाउंड की क्वांटिटी कम होती जा रही है, इसलिए रेट ऑफ डिके भी कम होता जा रहा है। इसलिए ये रेड डेरिवेटिव लाइन जो रेट ऑफ डिके बता रही है नीचे जाती जा रही है। दूसरी तरफ डिकेड क्वांटिटी, यानी इतनी क्वांटिटी एक्सक्रीट हो चुकी है, शुरू में तो 0 है क्योंकि कंपाउंड ने अभी डिके होना शुरू करना है। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे तो डिकेट होना स्टार्ट हो रही है, लिहाजा जो वक्त गुजरता जाएगा एक्सक्रीटेड क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें डेरिवेटिव फंक्शन गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं डी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी। नीचे वाले डी टी को राइट साइड पे ऊपर ले जाएं और अब दोनों साइड्स का इंटेग्रल ले लें। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटेग्रल और डेरिवेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे 0.01 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लें। अब ये फॉर्मूला हो गया है इंटेग्रल ऑफ एक्सपोनेंट का, जिसमें u सब्सटीट्यूशन करनी होती है। हम -0.01 को u कंसिडर कर लेते हैं तो u का डेरिवेटिव यानी u प्राइम क्या होगा, -0.01। तो अब हम इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं। एक तो e की पावर एज इट इज़ आ गई और डिवाइड करेंगे u के डेरिवेटिव से, जिसकी वैल्यू है -0.01। तो 0.01 और 0.01 तो कैंसल आउट हो गए, तो ये नीचे वाला माइनस साइन ऊपर लिख लें और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना ना भूलें। पार्ट ए सॉल्व्ड। पार्ट बी में हमने फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 बताया गया है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इसको जब हम अपने मेन फंक्शन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो इससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट करते हैं, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है क्योंकि स्टार्ट में टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो कुछ भी एक्सक्रीट नहीं हुआ, अभी एक्सक्रीट होना शुरू हो रहा है। राइट हैंड साइड पे माइनस एज इट इज़ और e की पावर में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो e की पावर 0 बन गई और प्लस सी एज इट इज़। e पावर 0 से बना 1 और रीअरेंज करें -1 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो +1 हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 1। अब इस c की वैल्यू 1 को हम मेन फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट टाइम t इज इक्वल टू 10। तो हमारे फंक्शन की इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, पावर 10 मल्टीप्लाई हो रही है -0.01 से तो ये पावर हो जाएगी -0.1 और e की वैल्यू होती है 2.718। पर इसकी पावर का साइन नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। कैलकुलेटर से सॉल्व करें 2.718 रेज़ टू द पावर 0.1 तो इसकी वैल्यू आती है 1.105। 1 को इससे डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी 0.905 और अब इसको 1 में से माइनस करें तो बनता है 0.095 यूनिट्स और यही आंसर है। पर इन सब का रियल ग्राफ देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हम देखते हैं अपने डेरिवेटिव फंक्शन को। ये है डेरिवेटिव फंक्शन का ग्राफ 0.01 इंटू ई रेज़ पावर -0.01 t। अब देखते हैं हम लोग ने जो इसको इंटीग्रेट किया था तो फिर हमारे पास कौन सा फंक्शन आया था, ये वाला जो ग्रीन लाइन से मैं शो कर रहा हूँ।
और इसको अगर हम लोग इसके पॉइंट इस पे इसके कोऑर्डिनेट्स को शो करें तो वो हैं 10,0.095, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस 10, अलॉन्ग वाई एक्सिस 0.095। इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एरिया शो करता है, एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व? यहाँ पे तो ये वाली रेड लाइन है जो ओरिजिनल फंक्शन की है, इसके नीचे का एरिया शो करता है। बेसिकली ये पॉइंट एरिया को शो कर रहा है जो कि इस शेड के अंदर मौजूद है। जूजू मैं इसको पीछे खींचता जाऊंगा, आप देखेंगे इसका वाई कोऑर्डिनेट जो कि एरिया शो कर रहा है अंडर द डेरिवेटिव फंक्शन, वो कम होता जा रहा है और अकॉर्डिंगली शेडेड एरिया में भी वो एरिया लिखा हुआ आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। Question number 7. For an average person, rate of change of weight W in pounds with respect to height h in inches is approximately dW by dh is equal to 0.0015 h square. ये डेरिवेटिव फंक्शन है। डिफरेंशियल चेंज इन हाइट से डिफरेंशियल चेंज इन वेट इंक्रीज होता है, और ये जो वेट पाउंड्स में है इसका मतलब है कि असल में मास की बात हो रही है। ये इनफॉर्मली हम लोग भी कहते हैं कि तुम्हारा वज़न कितना है, हालांकि मास पूछ रहे होते हैं। पार्ट ए, फाइंड W of h if weight is 108 pounds in response to height 60 inches, यानी इंटेग्रल फाइंड करना है और फिर वैल्यूज़ पुट इन करके कांस्टेंट c निकाल लेंगे। पार्ट बी, फाइंड वेट W ऑफ अ पर्सन हु इज़ 5 feet 10 inches टॉल इन हाइट। छोटा सा चेक है इसमें कि हाइट में फीट भी आ गए हैं। पता होना चाहिए कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 5 फीट में 60 इंच होंगे और 10 इंच ये एक्स्ट्रा भी हैं। तो शुरू करते हैं। नीचे वाला DH इसको राइट साइड पे ऊपर ले जाएं और अब दोनों साइड्स का इंटेग्रल ले लें। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटेग्रल और डेरिवेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे 0.0015 कांस्टेंट को बाहर निकाल लें। अब h स्क्वायर का इंटेग्रल तो बहुत ही आसान है, h³ डिवाइडेड बाय 3 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाएं। 0.0015 डिवाइडेड बाय 3 को अब हम ज़ुबानी भी कर सकते हैं 0.0005, मगर हमें तो W ऑफ h फाइंड करना था। फिक्र ना करें, ये जो इक्वेशन है इसमें वेट फाइंड कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन हाइट h, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हम वेट की जगह 108 और हाइट की जगह 60 लिखें तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। 60 क्यूब होता है 216,000 के इक्वल, उसको 0.0005 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 108। सिंप्लीफाई करें तो c की वैल्यू आ जाती है 0। अब c की वैल्यू 0 को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास वेट की इक्वेशन आ जाती है 0.005 h³। अब पार्ट बी में हम एक बंदे या बंदी का वेट पूछा जा रहा है हमसे, जिसकी हाइट है 5 फीट जो कि इक्वल है 60 इंचेस के, और इसके अलावा 10 इंचेस मज़ीद भी, तो टोटल हाइट बनी 70 इंचेस। अब इस हाइट को इक्वेशन में डालें। 70 क्यूब इक्वल होता है 343,000 के, और इसको मल्टीप्लाई करें 0.0005 के साथ तो वेट आएगा 171.5 और यूनिट होगी पाउंड्स में, और ये हमारा आंसर है। और ऐसे क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगा लिया करें कि आंसर आपने ठीक भी लगाया है या नहीं। देखें 5 से 6 फुट के लोगों का अक्सर जो वेट होता है ना वो 70 से 90 केजीज़ के बीच में होता है। 1 केजी कितने के बराबर होता है? 2.2 पाउंड्स के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो 171.5 डिवाइडेड बाई 2.2 करें तो आंसर आएगा 77.95 केजी। रीज़नेबल है, यानी इंटेग्रेशन के थ्रू जो आपने आंसर निकाला है, आप एग्जाम में सोच भी सकते हैं कि क्या आंसर बहुत ही गलत तो नहीं निकालते। नहीं, आपने ठीक निकाला है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन से भी आपका आंसर वहीं कहीं पे पहुंच रहा है। अब ग्राफिकली देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग अपना डेरिवेटिव फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड रेड लाइन में, जो कि नीचे आपको नज़र आ रहा है। अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इंटीग्रेटेड फंक्शन, जो इंटीग्रल निकालने के बाद आता है वेट। ये ऊपर की तरफ एक्सपोनेंशियली जा रहा है। अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हम लोग लेबल कर लें 0 0 से, और साथ ही आप जब इसको हम राइट साइड पे मूव कराना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे
एरिया अंडर द कर्व मेंशन होना शुरू हो जाएगा। चलें इसको भी मूव कराता हूँ, थोड़ा तेज़ी से मूव कराता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ समझ आए। एंड तक ले जाता हूँ 70 इंचेस तक, ताकि आपको एक तो आंसर नज़र आ जाए और उससे समझ भी आ जाए। ये आगे हम लोग 70 इंचेस के ऊपर। अभी देखें जब 70 इंचेस के ऊपर पहुँचे हैं तो जो हमारा इंटेग्रल फंक्शन है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 70 बता रहा है, यानी 70 हाइट के ऊपर जाके वेट कैलकुलेट कर रहा है 175.5। ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर जो नीचे छोटे छोटे से वर्टिकल लाइन थी, वर्टिकल रेक्टेंगल थे, उन सब का एरिया कैलकुलेट कर रहा है और वो है 171.5। Question number 8. The rate of growth of the population n of t for a newly incorporated city t years after incorporation is estimated to be dn by dt is equal to 400 plus 600 square root of t for time t greater than or equal to 0 and lesser than or equal to 9. If the population was 5000 at the time of incorporation, find the population 9 year later. कोई भी नया शहर बसाया जाए तो शुरू में कुछ घर होंगे गांव के, तो पॉपुलेशन कम होगी। आहिस्ता आहिस्ता घर भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे और शहर की आबादी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब नया शहर कायम किया गया उस वक्त उसकी आबादी 5000 लोगों पर मुश्तमिल थी। एन से नंबर ऑफ़ पीपल समझ लें और ज़ीरो मतलब टाइम ज़ीरो कि जब न्यू सिटी स्टार्ट हुई। सवाल है कि ये बताएं कि 9 साल बाद उस सिटी की कुल कितनी आबादी होगी, जबकि ग्रोथ रेट हमें आफ्टर टी ईयर्स गिवन है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू 400 प्लस 600 स्क्वेयर रूट ऑफ टी। तो ये जो डेरिवेटिव फंक्शन गिवन है इसी से स्टार्ट करेंगे, पर ये हमें बता रहा है रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि हमें रिक्वायर्ड है टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 9 ईयर्स। इसलिए इस डेरिवेटिव फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि इस डी टी को राइट साइड पे ऊपर ले जाएं। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल और डेरिवेटिव साइंस कैंसिल हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं, इसलिए इंटीग्रेशन का सम रूल लेते हैं। इनको अलहदा अलहदा सॉल्व करेंगे। इनमें 400 और 600 कांस्टेंट हैं, उनको इंटीग्रल से पहले लिख लें और स्क्वायर रूट ऑफ टी को हम लिख लेते हैं टी रेज़ टू पावर 1/2। फर्स्ट टर्म में इंटीग्रल और डेरिवेटिव साइन कैंसिल हो गए और टी रेज़ टू पावर 1/2 को हम इंटीग्रेट करें तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा और न्यू पावर से हम डिवाइड भी करेंगे। तो टी रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 से क्या बनता है 3/2। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी n इज इक्वल टू 400t प्लस 600 इंटू टी रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c लिखना ना भूलें। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स है, 600 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 400। और क्योंकि पॉपुलेशन n टाइम इन ईयर्स का फंक्शन है, इसलिए इसके साथ ब्रैकेट में t भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास पॉपुलेशन के फंक्शन n की इक्वेशन आ गई है। जब न्यू सिटी इनकॉर्पोरेट हुई थी यानी टाइम 0 पे, तो उस वक्त सिटी की पॉपुलेशन थी 5000। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होके ये वाली टर्म्स 0 हो गई हैं और सिर्फ c बचा है, इक्वल हो गया है 5000 के, और हमारी इक्वेशन ये बन गई। जिससे एक तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारा पॉपुलेशन ग्राफ शुरू होगा 5000 से, यानी शुरू से ही सिटी में कुछ आबादी मौजूद है, पर हमें 9 साल बाद पॉपुलेशन n फाइंड करनी है। इसलिए जहाँ जहाँ इक्वेशन में t मौजूद है उसमें 9 पुट कर देंगे। 400 मल्टीप्लाई बाय 9 से बनता है 3600 और सेकंड टर्म में 9 की जगह हम 3 स्क्वायर लिखें तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। 3 क्यूब से बनता है 27 जो 400 से मल्टीप्लाई होके बनाएगा 10800। अब तीनों टर्म्स को ऐड कर लें तो बनता है 19400। ये हमारा आंसर है कि 9 साल बाद उस सिटी की पॉपुलेशन इतनी होगी। अब इसी को ज़रा ग्राफिकली समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपना डेरिवेटिव फंक्शन ड्रॉ करते हैं जो कि हमें बताता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इसका ग्राफ है। अब हम लोगों ने प्लॉट करना है अपना फंक्शन जो पॉपुलेशन को शो करेगा
और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि जब एक सिटी इस्टेब्लिश की जा रही होती है, ऑलरेडी उसमें जो गांव शाँव मौजूद होते हैं उसकी आबादी तो वहाँ मौजूद होती है। वो कितनी थी? 5000। और जो हम लोगों ने फाइनल इंटीग्रल लेने के बाद इक्वेशन फाइंड आउट की थी, उसको प्लॉट करें तो 9 साल गुजरने के बाद इस पॉइंट के ऊपर पॉपुलेशन कितनी थी? 19,400। नीचे से लेकर ऊपर तक जो इसकी वाई एक्सिस है, ये हमें बताती है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। एरिया अंडर द कर्व को अगर हम देखें तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व कितना होना चाहिए? 19,400? नहीं, इस क्वेश्चन में ये ट्रिक है वैसे समझने के लिए। यहाँ पे एरिया होगा 14,400, क्योंकि ये पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको बता रहा है, जबकि ओरिजिनली 5,000 तो पॉपुलेशन पहले से मौजूद थी। वैसे मैं सिर्फ इसको पीछे थोड़ा सा स्लाइड करके अगर आपको दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आए कि 8 साल पे पॉपुलेशन कितनी होगी थी? 17,251। 7 साल पे 15,208। 6 पे 13,279। 5 पे 11,472। तो ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। Study with me, a learning experience.